हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10th। कैसे हो आप सभी? आई होप सब सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड यार आपकी इतनी डिमांड आ रही थी तो मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए आपकी क्लास 10 साइंस बोर्ड एग्जाम जो कि 2 मार्च 2024 को हुआ था, उसका सेट 31/5/1 कॉमा 31/5/2 एंड कॉमा 31/5/3 ये तीनों सेट्स के सेक्शन सी डी एंड ई का सोल्यूशन। मेरी बात ध्यान से समझो, ये तीनों सेट्स में सेक्शन सी डी ई की क्वेश्चन सेम है, जस्ट प्लेसमेंट ऑफ क्वेश्चंस इज डिफरेंट। ऑर्डर बदल गया है लेकिन क्वेश्चंस वही हैं। तो बार बार अलग अलग वीडियोस बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं एक ही में सेक्शन सी डी ई सब कवर करा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अ रिक्वेस्ट टू ऑल टू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज आगे आने वाली आंसर कीज और फर्दर सब्जेक्ट्स मैथ्स एसएसटी वो आपकी मिस ना हो जाए, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। फर्स्ट कह रहे हैं नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन डिपिक्टेड इन दिस डायग्राम स्टेटिंग द पार्ट ऑफ द आई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन। तो अगेन बहुत ईजी है, हाइपरमेट्रोपिया है। और ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द आई, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेटिना के बारे में आप बात कर सकते हैं कि इस केस में क्या होता है, जो इमेज आपकी बनती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। लेकिन आप आई लेंस के बारे में भी बता सकते हो कि कैसे फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस गेट्स टू लॉन्ग, उसके बारे में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट, लिस्ट 2 कॉजेज फॉर दिस डिफेक्ट। तो पहला हो जाएगा फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस बिकम्स वेरी लॉन्ग एंड सेकेंड हो जाएगा दैट द आई बॉल बिकम्स टू स्मॉल। ओके, अब करेक्शन के लिए कौन सा टाइप ऑफ लेंस वी शुड यूज? कन्वेक्स लेंस। वेरी गुड। इसका रोल आप कैसे बताओगे कि इट प्रोवाइड्स एडिशनल फोकसिंग पावर एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग बैक द इमेज ऑन द रेटिना। या आप डायग्राम बना के भी इसका रोल बता सकते हो, तो डायग्राम के भी पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वैसे डायग्राम बनाओगे तो बेटर है। नेक्स्ट, व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट? वेरी इजी, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। स्टेट इट्स कॉज। यार कॉज तो सिंपल सा आप लिखोगे। देखिए अगर आप सिर्फ रिफ्रैक्शन लिखोगे ना तो हो सकता है एग्जामिनर थोड़े नंबर काट ले, बिकॉज आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि वाइट लाइट इज़ कम्पोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर्स ना, तो वो हर जो कलर है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, उसकी स्पीड अलग होती है एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। ठीक है, तो डिफरेंट वेवलेंथ्स गेट डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल्स, उस वजह से हमें वो सातों रंग दिख जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मोस्ट डेविएटेड की अगर मैं बात करूँ तो वो वॉयलेट होता है, लीस्ट डेविएटेड कलर रेड होता है। तो ऐसे अलग अलग एंगल पे डिफरेंट कलर्स बेंड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीड इन द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ। ठीक है, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। और साथ में ड्रॉ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ अ बीम ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो ये भी आप आई होप सो ड्रॉ कर दोगे। बस विबग्योर नीचे से ऊपर आपने बनाना है, मोस्ट डेविएटेड वॉयलेट, लीस्ट डेविएटेड रेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। Suggest an activity to differentiate between the chemical properties, acidic or basic character of the product obtained on burning a metal magnesium and a non-metal sulfur। बहुत ईजी है यार, आप ऑक्साइड वाटर टेस्ट करोगे। मैं बताता हूँ क्या करोगे। बेसिकली आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो, उसकी एशेज जो आपको मिलेगी, जो भी रेजिड्यू है उसको पानी में मिला दो, उसके अंदर फिर लिटमस पेपर टेस्ट करो। तो आपको क्या पता लगेगा? लिटमस पेपर विल टर्न रेड टू ब्लू, रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या इन्फर होता है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज, आप सल्फर को बर्न करें तो उसकी फ्यूम्स को ना एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लो, पानी डालो, मिक्स करो और अगेन लिटमस पेपर टेस्ट करो, तो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड, जिसकी वजह से हमें क्या पता लग जाता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं यानी सल्फर, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक। ठीक है, तो ऐसे आपको एक्टिविटी बताना था। नेक्स्ट, स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इन शोन इन द डायग्राम एंड राइट केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आयरन प्लस CuSO4 यानी Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, यानी जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रीन कलर ऑफ FeSO4। ठीक है, और कॉपर का रेडिश ब्राउन डिपॉजिट विल कम ऑन द ग्रेइश आयरन नेल। सो ये नेम एंड डिफाइन द टाइप ऑफ रिएक्शन, इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिफाइन भी करना है, डिफाइन के भी नंबर मिलेंगे। सो अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, लिस्ट 2 अदर मेटल्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन टू शो द सेम टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर से ऊपर जिनकी रिएक्टिविटी है वो सारे मेटल्स डिस्प्लेस कर देंगे कॉपर को। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, फिर कॉपर आता है। तो इनमें से कोई भी आप ऊपर वाले मेटल्स लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स कैपिटल V was crossed with a plant with white flowers, small v. What color of flowers was obtained?
इन द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, तो देखिए ऑल फ्लावर्स वर वायलेट, और वाई का रीज़न देखिए आप एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना के दोगे, ठीक है। आपको वो चेकर बोर्ड मेथड, वो पुनेट स्क्वायर वाला मेथड याद है, वो आपको बनाना था इसके अंदर। नेक्स्ट कह रहे हैं बी पार्ट में राइट द परसेंटेज ऑफ प्लांट्स विद वाइट फ्लावर्स इन F2 जनरेशन इफ F1 प्लांट्स वर सेल्फ पॉलिनेटेड। तो बहुत ईजी है, वाइट फ्लावर सिर्फ स्मॉल वी होगा तभी आएगा, और हमें पता है रेशो क्या होती है फिनोटाइप की 3:1, राइट। तो वो 1/4 हो जाएगा, यानी परसेंटेज कितनी बन गई, अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1/4 को, 25%। सो 25% शुड बी द आंसर। गिव रीज़न वाई दिस ट्रेट वॉज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, बिकॉज ये जो वाइट कलर का ट्रेट है ये रिसेसिव ट्रेट है, इट गॉट सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट ट्रेट वॉयलेट, ठीक है, उसने इसको सप्रेस कर दिया। ये अपनी प्रेजेंस सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में शो करता है, हेट्रोजाइगस में नहीं। हेट्रोजाइगस मतलब एक डोमिनेंट भी साथ में हो जाए रिसेसिव के अलील। सी पार्ट, इन व्हाट रेशो डिड वी गेट द प्लांट्स विद कैपिटल V एंड कैपिटल V स्मॉल v जीन कॉम्बिनेशन, तो द रेशो इज 1:2, ओके। Taking the example of any two animal hormones along with their gland of secretion, explain how these hormones help in growth and development and regulate metabolism। बहुत आसान है यार। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन काम करता है, ग्रोथ हार्मोन। ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप इसका फंक्शन लिख देंगे, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इसका एक्सेस हो जाता है तो टॉलनेस आ जाता है, अगर इसका कम होता है, शॉर्टेज हो जाता है तो डवार्फिज्म आता है, करेक्ट। आप ऐसे बता सकते हो। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म के लिए यार आप लिखोगे थायरोक्सिन मॉलिक्यूल, थायरोक्सिन हार्मोन। इट इज सिक्रीटेड बाय थायरॉयड ग्लैंड और इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, विच इज़ फर्दर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड ऑल, बट रेगुलेट मेटाबॉलिज्म इज थायरोक्सिन ओनली। आगे बढ़ते हैं। अर्थ फायर इज अ सेफ्टी मेजर, ओके, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है। सो आपको इसके अंदर पहले तो ये बताना है कि जो अर्थ फायर है उसका पोटेंशियल ज़ीरो होता है, क्योंकि वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, अर्थ से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और ऊपर से मेटालिक डिवाइसेस से कनेक्टेड होता है डायरेक्टली, तो क्या होता है जब लीकेज या शॉर्ट सर्किट टाइप कुछ होता है, इसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो वो सारा करंट अपनी तरफ ड्रॉ करके अर्थ में ले जाती है एंड इट प्रिवेंट्स डैमेज टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो आप ऐसे करके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। 33rd, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। बहुत आसान है यार। फूड चेन इज मेड अप ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड वेब इज मेड अप ऑफ फूड चेन्स, समझ रहे हो। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, फूड चेन इज लीनियर इन स्ट्रक्चर, फूड वेब इज ब्रांच स्ट्रक्चर होता है फूड वेब का, ठीक है। ब्रांचिंग्स आपको काफ़ी सारी दिखाई देगी, ठीक है। इन अ फूड चेन consisting of deer, grass and tiger, if the population of deer increases, what will happen to the population of organisms belonging to the first and third trophic level। तो सबसे पहले मैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे टाइगर्स होंगे, तो टाइगर्स की डिक्रीज्ड पॉपुलेशन दिखेगी, ठीक है, क्योंकि फूड अब कम मिल रहा है ना, तो मरेंगे टाइगर्स ऑब्वियसली। एंड इंक्रीज्ड कंपटीशन हो जाएगा टाइगर्स के बीच में, बिकॉज अब लिमिटेड डियर्स हैं, तो किसको मिले किसको नहीं, बहुत कंपटीशन हो जाएगा, करेक्ट। एंड अगर मैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करूँ तो आपको बताना पड़ेगा, फर्स्ट पे पहले प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके कुछ नंबर हैं, और प्रोड्यूसर्स कैसे इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी मात्रा में बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज, दे आर इंक्रीजिंग अबंडेंटली। एंड सेकेंड इज इंस्टेबिलिटी हो रही है, क्यों, क्योंकि अब फाइट हो रहा है रिसोर्सेज के लिए, सॉइल के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। इतना उग जाएगा अब, कोई इसको खाने वाला नहीं है, डियर कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, तो वो सब आप लिखोगे इसमें। सेक्शन डी, 34th का ए पार्ट, एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस दैट अकर। ये भी बहुत आसान है यार। क्लोर अल्कली प्रोसेस में आप क्या लिखोगे, ब्राइन सोल्यूशन जो होता है NaCl का एक्वस सोल्यूशन, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो आपको क्या बनता है, NaOH Cl2NH2। तो आपको भी इक्वेशन बतानी है, तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, NaCl एक्वस प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट गोज टू NaOH Cl2NH2। नेम द गैसेज ऑब्टेन्ड एट एनोड एंड कैथोड। देखिए एनोड पे जो मिलती है वो क्लोरीन गैस होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। मेंशन 2 यूजेस ऑफ ईच ऑफ द 2 गैसेज, ओके। तो क्लोरीन का आप यूजेज बहुत सारे लिख सकते हो, डिसइंफेक्टेंट, स्विमिंग पूल्स को क्लीन करने के लिए, CFCs प्रोडक्शन, वाटर ट्रीटमेंट। कैथोड में जो रिलीज हो रही है हाइड्रोजन, उसमें आप क्या लिख सकते हो, मार्गरीन, बटर एंड ऑल, अमोनिया फर्टिलाइजर्स के लिए, एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, कुछ भी लिख दो, ओके। कॉमन सॉल्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल, ठीक है। एक्सप्लेन बाय गिविंग प्रॉपर इक्वेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है,
मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपके नंबर क्यों कट सकते हैं। आपको NaCl से शुरुआत करते हुए प्रेपरेशन बतानी है। तो NaCl से शुरुआत करते हुए पहले आप क्या लिखोगे, NaCl प्लस H2 प्लस CO2 प्लस NH3 गिव्स NH4Cl प्लस NaHCO3, पहली इक्वेशन। फिर NaHCO3 को जब हीट किया जाता है तब हमारे पास क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2, और फिर वो Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन होता है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ 10H2O के साथ, और हमारे पास बनता है Na2CO3 डॉट 10H2O। तो 3 स्टेप्स में आपका आंसर आएगा इसके अंदर। और फाइनली आपको 4 इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक यूजेस बताने हैं, तो वो आप बता सकते हो। ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री पहला, सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरैक्स, थर्ड एज ए क्लेंजिंग एजेंट इन होम्स, फोर्थ टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आगे बढ़ते हैं। 35th का ए पार्ट क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ सर्किट कॉम्पोनेंट इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू वाइल रेजिस्टेंस सेम रह रही है। व्हाट चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड इन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए बहुत ईजी है, आप ओहम्स लॉ का यूज़ करोगे। यहाँ पे पूछा भी है, नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प्स अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो इट इज़ ओहम्स लॉ, V इक्वल टू IR, और स्टेट भी करना है आपको ओहम्स लॉ को। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर the voltage across the two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। ठीक है। हाँ, अब ऊपर वाले का क्वेश्चन मैं देता हूँ। अब आपने वोल्टेज को V/3 हो गया, तो V न्यू क्या हो गया, इनिशियल का 3rd टाइम्स। तो I क्या हो जाएगा, I भी रिड्यूस हो जाएगा 3 टाइम्स, क्योंकि आप V/3 को IR करोगे ना, तो I क्या आ गया, I आ गया V/3R, और V/R हमारा ओरिजिनल था I, तो I ओरिजिनल डिवाइडेड बाई 3, यानी 3 टाइम्स कम हो गया, रिड्यूस्ड हो गया 3 टाइम्स, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है। ठीक है, ओके। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 4 1.5 सेल्स। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है। वैसे मैं ये कहूँगा कि ये वाला सेट ना थोड़ा बाकी कंपैरेटिव से थोड़ा सा ट्रिकी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट पोर्शन पे। 1.5 V सेल वोल्टेज सेल्स मतलब 4 हैं, तो 4 इंटू 1.5 आपको करना पड़ेगा बेसिकली। तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो 6 वोल्ट हो जाएगा। अब आपको इसका प्रॉपर सर्किट बनाना है जिसके अंदर 5 ओम 10 ओम 15 ओम सीरीज़ में है। ठीक है, तो वोल्टेज अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल R इक्विवेलेंट निकालोगे, तो वो कितना आएगा, 10 + 15 + 5 दैट इज़ 30, और फिर आप V को IR लगाओगे ओहम्स लॉ, तो उससे करंट आ जाएगा 6/30 दैट इज़ 0.2 एम्पियर्स। और पहला पार्ट तो ये था। सेकंड पार्ट आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 10 ओम के अक्रॉस, तो वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम क्या हो जाएगा, 0.2 × 10 दैट इज़ 2 वोल्ट्स। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से। when is the potential difference between 2 points said to be 1 volt। तो यार बहुत ईजी है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। सो व्हेन 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge from one point to the other, then the potential difference between the 2 points is said to be 1 volt। Very easy। Next, a copper wire has a diameter of 0.2 millimeters and the resistivity of 1.6 × 10⁻⁻8 ohm meters। What will be the length of this। देखिए R = ρL/A, R = ρL/A आपको फॉर्मूला लगाना। तो जब आप वो फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके पास इसका आंसर सोल्यूशन आ जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर। उसके बाद उसने कहा हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज। तो पहले मैं आपको इसका सोल्यूशन एक बार बता देता हूँ कि जो लेंथ आ रही है वो लेंथ आपकी आ जाएगी 27.48 मीटर्स। ठीक है, और उसके बाद जब आप फर्दर लगाओगे, जब डायमीटर को डबल कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपकी आएगी दैट इज़ 3.5। तो चेंज कितना आया, 14 - 3.5 दैट इज़ 10.5 ओहम्स का। आगे बढ़ते हैं। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। देखिए 5 नंबर का है, तो आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा कि आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, आप उसे पहले डार्क रूम में रखिए 3 दिनों तक, ठीक है, ताकि जो भी खाना है इट गेट्स यूज्ड अप, एंड देन यू हैव टू कवर देम विद बेल जार्स। आप कैसे वैजलिन का यूज़ करते हो ताकि बेल जार्स के बॉटम सील हो जाएं और एयर टाइट हो जाए पूरा सेटअप। फिर यू हैव टू कीप इन सनलाइट फॉर 2 hours और समथिंग लाइक दैट, ताकि फ्रेश फूड इज़ प्रिपेयर्ड। एंड देन यू हैव टू प्लक अ लीफ। आयोडीन स्टार्च टेस्ट करो उसका, किस में स्टार्च टेस्ट, हाँ सॉरी, आपको 2 बेल जार्स रखने हैं, एक के अंदर आपको KOH चाहिए, KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज टू अब्जॉर्ब CO2, ठीक है, और एक के अंदर आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखना। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, किसमें स्टार्च ज़्यादा होगा, उस पॉटेड प्लांट के पास जो कि जिस बेल जार के अंदर हमने KOH नहीं रखा था।
तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है, इससे ये पता लगता है कि CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स टू मेक देयर फूड, दैट इज स्टार्च. ओके ओके इन द एक्सपेरिमेंट सेटल. ओके, आपको बताया गया है कि एक बारी हम सिरिंज से हवा डाल रहे हैं और एक बारी हम खुद ब्लो करके हवा डाल रहे हैं. द टाइम टेकन फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इज डिफरेंट. गिव रीज़न. बिकॉज वी नो यार, एक्सहेल्ड एयर के अंदर जो CO2 का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू जो सिरिंज हवा डाल रही है. सो हम जो एक्सहेल कर रहे हैं इट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो वो जल्दी लाइम वाटर को मिल्की करेगा. और वो आपको बताना भी पड़ेगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस आता है. ठीक है. Draw the diagram of an open stomatal pore and label guard cells, chloroplast on it. बहुत ही आप बना देंगे डायग्राम. किडनी बीन टाइप आपको 2 बनाने हैं, उसके बीच में जो सर्कल्स आप बनाएंगे दैट विल बी क्लोरोप्लास्ट. जो किडनी शेपेड सेल्स एंड दैट आर गार्ड सेल्स, बीच में आपको ओपन स्टोमेटल पोर दिखाना है. फिर आपको 2 स्टोमेटा के फंक्शंस बताने हैं. तो पहला वाला हो जाएगा ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका गैसियस एक्सचेंज, O2 CO2 का एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. चलिए फाइनली सेक्शन E पर हम आ गए हैं. अ हाईली पॉलिश सरफेस. ठीक है, ये सब आप पढ़ते रहना. डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर. इतना आसान. द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस. A ray of light is incident on a concave mirror parallel to its principal axis. If this ray after reflection from the mirror passes through the principal axis from a point at a distance 10 cm from the pole of the mirror, find the radius of the curvature. देखिए पैरेलल आ रही थी रे ऑफ लाइट, हमने पढ़ा हुआ है इमेज फॉर्मेशन के रूल्स में. जब पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास करती है, और वो बता रहा है इट पासिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब फोकस ही, फोकल लेंथ उसने दे दी है 10 सेंटीमीटर. तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल द फोकल लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर्स आ जाएगा आपका आंसर, और -20 सेंटीमीटर्स आएगा बिकॉज ये एक कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी -10 सेंटीमीटर होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी -20 सेंटीमीटर्स ही होता है. ओके, नेक्स्ट. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स. ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. तब आपको कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है. कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पे कनकेव मिरर नहीं दिया, आपको कन्वेक्स मिरर दिया. तो आपको कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर्स देनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि वो एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, करेक्ट, तो इसलिए +15 सेंटीमीटर्स दोगे. यू को आप -10 सेंटीमीटर्स दोगे. ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f. क्या बात समझ में आई. तो यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर्स आ जाएगा. ठीक है, +6 सेंटीमीटर्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. और मैं आपको वो पूछ रहा है, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कंफर्म इफ इट्स +6. 1/v + 1/u = 1/f. focal length is positive. 1/15 + 1/10, that is 2 + 3 5/30, that is 30/5 5 6. Yes, v is +6 centimeters. Next, a mirror forms a virtual erect and diminished image. Okay, identify the type of mirror. बहुत easy यार. convex mirror. एक ही केस इतनी बारी मैं पढ़ा भी चुका हूँ कि यार एक ही तो केस होता है. इसको कहीं भी रख दो ऑब्जेक्ट को इस मिरर के आगे, हमेशा इमेज बननी ऐसी ही है, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. रे डायग्राम भी आप बुक से बना ही लेंगे, करेक्ट. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. कार्बन इज अ वर्सेटाइल. ओके. What are hydrocarbons? Compounds that are essentially made up of hydrogen and carbon. List any 2 properties by virtue of which carbon can form a large number of compounds. तो कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो. टेट्रा वैलेंसी दे दो, दैट इज़ वैलेंसी 4. तो 4 अलग अलग मोनोवेलेंट या और भी तरह के डायटोमिक, बहुत सारे टेट्रा वैलेंसी होने के कारण बहुत सारे एलिमेंट्स को ये बॉन्ड बना सकता है. आप कैटिनेशन बता दो, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन्स बन जाती है इस वजह से. स्मॉल साइज बताओ, तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, करेक्ट. ओके, नेक्स्ट लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज़. ओके, ये हो गया. राइट द फॉर्मूला ऑफ द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स. तो इट इज़ CHO. आप बना दोगे C के साथ H और डबल बॉन्ड O. कीटोन में आप क्या बनाओगे, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड. वहाँ पे कनेक्ट मत करना कुछ भी. तो C डबल बॉन्ड O इज़ द मेन थिंग.
Write chemical equation for the reaction that occurs between ethanoic acid and ethanol in the presence of a acid catalyst. बहुत easy है. esterification reaction, C2H5OH plus CH3COH gives CH3CO C2H5 plus H2O. और ये CH3CO C2H5 is ester. ठीक है, फ्रूटी स्मेल का होता है ये. ओके, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? इतनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है. सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. तो बहुत ईजी, एक तो स्ट्रेट चेन बना दो, है ना, 3-4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, और एक को ब्रांच्ड बना दो, बीच में लगा दो ब्रांच, तो 2 बन गए आपके. चलिए आगे बढ़ते हैं. 39th द लास्ट क्वेश्चन. राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. बहुत आसान है यार, देखो ध्यान से समझो. व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इज transfer of pollen grains from the anther of the same flower to the stigma of the same flower, or from the anther of one flower to the stigma of another flower of the same plant. It is called self pollination. और क्रॉस में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर to the stigma of another flower of 2 different plants we are talking about here. ठीक है, तो it's cross pollination. Next, name the part of the flower which attracts insects for pollination. Petals. What happens to this part after fertilization? It shrivels or fall off. ठीक है. Next, define fertilization. The fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization. What is the fate of ovules? It turns into seeds, and ovary turns into fruit. Finally, in the germinating seed, which parts are known as future shoot एंड फ्यूचर रूट? तो ये भी बहुत आसान है. फ्यूचर रूट रेडिकल को कहते हैं, फ्यूचर शूट प्ल्यूम्यूल को कहते हैं. एंड मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडॉन. तो वो इट हेल्प्स टू स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. ठीक है, सो ये आप ऐसे करके लिख देना. सो या विद दिस वी कंप्लीट द एंटायर सेट. और ये सभी के आंसर्स हैं यार. 31/5/1 भी, 31/5/2 भी, 31/5/3 भी. 1-2 क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन मोस्टली इट्स द सेम. तो आप एटलीस्ट एक आइडिया लगा सकते हो. ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम. डू वेल एंड डोंट वरी, एवरी वन ऑफ यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स. एंड आई हैव ऑलवेज सेड कि आपको वेट करना है CBSE की ऑफिशियल आंसर की में, क्योंकि कई बार वो मॉडरेशंस कर देती है अपने आंसर्स में. तो वेट फॉर इट एंड ऑल द बेस्ट. आई नो यू आर गोइंग टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स. ऑल द बेस्ट.